नमस्ते दोस्तों, मैं साबिता ठाकुर एक बार फिर से हाजिर हूं आपके अपने प्रोग्राम देश डायरी के साथ, जिसमें हमेशा की तरह हम आपके लिए लेकर आते हैं कृषि, ग्रामीण विकास, स्वास्थ्य और पर्यावरण से जुड़ी तमाम खबरें। और इन तमाम क्षेत्रों की खबरों में कौन कौन सी सूचनाएं और जानकारियां रही सुर्खियों में, आइए डालते हैं एक नज़र। आज हम बात करेंगे कनाडा के राष्ट्रीय पक्षी की, जानेंगे ईरान में फैल रही बर्ड फ्लू बीमारी के बारे में, समझेंगे कि किसानों के लिए केंद्र सरकार ने क्या अहम फैसला लिया है और साथ ही बताएंगे मोबाइल कैश वैन के बारे में। कनाडा का राष्ट्रीय पक्षी घोषित हो गया है। इसके चुनाव के लिए पहले ऑनलाइन वोटिंग कराई गई थी और 5 पक्षियों को RCGS ने फाइनल लिस्ट में रखा था, जिसके बाद राष्ट्रीय पक्षी की घोषणा की गई। हजारों लोगों के वोट के आधार पर कनाडा में ग्रे जे को राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया है। यहाँ राष्ट्रीय पक्षी के चुनाव के लिए ऑनलाइन वोटिंग कराई गई। हालांकि कनाडा में कलहंस की राष्ट्रीय पहचान ग्रे जे चिड़िया से ज्यादा मजबूत थी और उसी को राष्ट्रीय पक्षी घोषित करने की बात आगे चल रही थी। पक्षी विज्ञानी भी इसी के पक्ष में थे, लेकिन रॉयल कैनेडियन ज्योग्राफिकल सोसाइटी RCGAS ने राष्ट्रीय पक्षी चुनने के लिए करीब 1 साल लगातार खोज की। इसके लिए 50,000 ऑनलाइन वोट डाले गए और 5 पक्षियों को RCGS ने फाइनल लिस्ट में रखा। राष्ट्रीय पक्षी के चुनाव के लिए पर्यावरण मंत्री कैथरीन मकैना की मौजूदगी में राष्ट्रीय चर्चा का आयोजन भी किया गया, जिसके बाद ग्रे जे को कनाडा का राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया। उत्तर प्रदेश और कर्नाटक में चीनी मिलों ने गन्ने की पेराई इस बार थोड़ी जल्दी शुरू कर दी है। इससे देश में चीनी का उत्पादन पिछले साल के मुकाबले इस बार काफी बढ़ गया है। जाहिर सी बात है कि चीनी का उत्पादन बढ़ने से चीनी की बढ़ती कीमतों पर विराम लगेगा। चीनी की बढ़ती कीमतों से निजात मिलने की आशंका जताई जा रही है। अब तक के आंकड़ों के मुताबिक देश में चीनी का उत्पादन पिछले साल के मुकाबले बढ़ा है। भारतीय चीनी मिल संघ ISMA ने कहा है कि अक्टूबर से शुरू हुए नए सीजन में चीनी उत्पादन पिछले साल के मुकाबले करीब 2% बढ़कर 7.87 लाख टन के स्तर पर पहुंच गया है। ISMA के मुताबिक उत्तर प्रदेश और कर्नाटक जैसे राज्यों में गन्ने की पेराई जल्द शुरू होने के कारण चीनी के उत्पादन में बढ़ोतरी हुई है। संगठन ने कहा कि चीनी मिलों ने इस साल 15 नवंबर तक 7.87 लाख टन का उत्पादन किया है, जो पिछले साल की समान अवधि में हुए उत्पादन की तुलना में 15,000 टन ज्यादा है। नोटबंदी के ऐलान के बाद किसानों को सरकार ने एक बड़ी राहत दी है। किसान पुराने 500 रुपए के नोटों के जरिए सरकारी दुकान से बीज खरीद सकते हैं। वित्त मंत्रालय ने बयान जारी करके ये जानकारी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 8 नवंबर को लिए गए नोटबंदी के फैसले के बाद से लाखों किसान पैसे की तंगी से जूझ रहे हैं। इनके पास रबी की फसलों की बुआई के लिए बीज खरीदने के भी पैसे नहीं हैं। सरकार द्वारा दी गई इस राहत के बाद अब किसान राज्य और केंद्र सरकार की दुकानों से पुराने नोटों को देकर बीज खरीद सकेंगे। इसके लिए उन्हें खेती के उत्पादन का सबूत देना होगा। सरकार का कहना है कि किसानों के लिए कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए वो प्रतिबद्ध है। हमारे देश में बढ़ रहे प्रदूषण को रोकने के लिए यूरोपीय संघ ने देश के साथ हाथ मिलाने की पेशकश की है। ये संघ इस पहल के तहत जल्द ही 3 शहरों में एक परियोजना शुरू करेगा। दिल्ली और अन्य शहरों में प्रदूषण के कारण पैदा हुई खराब स्थिति के बीच यूरोपीय संघ ने भारत को वायु गुणवत्ता सुधारने के लिए अपनी तकनीकी विशेषज्ञता की मदद की पेशकश की है। इस पहल के तहत यूरोपीय संघ जनवरी में 3 शहरों में एक परियोजना शुरू करेगा। कई शीर्ष यूरोपीय कंपनियों की ओर से हवा को स्वच्छ बनाने के लिए लाए गए उपायों को भी इस परियोजना में शामिल किया जाएगा। प्रदूषण के मुद्दे पर विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक हालिया रिपोर्ट में भारत के 30 शहरों को विश्व के सबसे ज्यादा प्रदूषित शहरों में शामिल किया गया था। इस वैश्विक संस्था में PM 2.5 के मामले में 103 देशों के 3000 शहरों में से दिल्ली को 11वें स्थान पर रखा था। यूरोपीय संघ के अधिकारी पहले से ही परियोजना लाने के मुद्दे पर केंद्र से बात कर चुके हैं। इस परियोजना के पहले चरण में दिल्ली को शामिल किया जा सकता है। जहां अभी तक बर्ड फ्लू का कहर भारत में जारी था, वहीं अब ईरान भी बर्ड फ्लू के चपेट में आ गया है। इस वायरस से ईरान के पोल्ट्री फार्मों में 5,600 पक्षियों की मृत्यु हो गई है। आइए देखते हैं इस खबर को विस्तार से।
ईरान की राजधानी तेहरान में 2 फार्मों पर बर्ड फ्लू के घातक विषाणु H5N8 संक्रमण पाया गया है। इस मामले में ईरान के कृषि मंत्रालय ने कहा है कि इस संक्रमण के कारण लगभग 5,600 पक्षियों की मौत हुई है। मंत्रालय ने अपनी वेबसाइट पर जारी रिपोर्ट में कहा कि संक्रमण के कारणों और उसके फैलने की रफ्तार का पता लगाने के लिए जांच की जा रही है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार बर्ड फ्लू का वायरस मनुष्य में भी पाया गया है। इससे सैकड़ों लोगों की मौत हो गई है। 2003 से लेकर अब तक मनुष्य में बर्ड फ्लू से सर्वाधिक खतरनाक स्ट्रेन वायरस H5N1 के 856 मामले आए हैं। इससे 452 लोगों की मौत हुई है। इसकी चपेट में बांग्लादेश, कंबोडिया, कनाडा, चीन, मिस्र, इंडोनेशिया, इराक, म्यांमार, पाकिस्तान, थाईलैंड, तुर्की और वियतनाम के लोग आए हैं। केंद्र सरकार ने विश्व मछली दिवस के मौके पर मछली पालन को बढ़ावा देने के लिए एक अहम फैसला किया है। सरकार के इस अहम फैसले से किसानों को क्या फायदा होगा, आइए जानते हैं। केंद्र सरकार ने विश्व मछली दिवस के मौके पर मछली पालन को बढ़ावा देने के लिए एक अहम फैसला लिया है। सरकार ने कहा है कि जिनके पास अपना तालाब नहीं है, वे किसान भी लाभ ले सकते हैं। मछली पालन में मछली बीज उत्पादन, जाल बुनाई, केज मछली पालन, मछलियों को पकड़ने और बेचने से खाद्य तैयार करना आदि कई काम हैं। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार बढ़ेगा। 21 नवंबर 1997 में विश्व के मत्स्य संसाधनों को बचाने के लिए नई दिल्ली में एक विश्व फिशरीज फोरम का गठन हुआ। इसमें 18 देशों के प्रतिनिधियों ने हस्ताक्षर किए थे। इस कारण 21 नवंबर को पूरे विश्व में मत्स्य दिवस भी मनाया जाता है। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद हमारी ये चर्चा जारी रहेगी। गन्ना क्रय केंद्रों पर वर्तमान पेराई सत्र में इलेक्ट्रॉनिक कांटों से गन्ने की तौल की जाएगी। इससे काफी हद तक किसानों का शोषण बंद होगा। चालू पेराई सत्र में शासन ने 247 गन्ना केंद्र बनाए हैं, जो पिछले साल से 7 अधिक हैं। करीब 200 तौल केंद्र चालू कर दिए गए हैं। सबसे अधिक तौल केंद्र साबितगढ़ चीनी मिल के हैं। ब्रेक के बाद आप सभी का देश डायरी में स्वागत है। दोस्तों, गन्ना क्रय केंद्रों पर अब इलेक्ट्रॉनिक कांटों से गन्ने की तौल की जाएगी। क्रय केंद्रों पर होने वाली हेराफेरी को रोकने के लिए उत्तर प्रदेश के गन्ना आयुक्त ने ये कदम उठाया है। इस संबंध में गन्ना आयुक्त ने आदेश जारी कर दिए हैं। गन्ना क्रय केंद्रों पर वर्तमान पेराई सत्र में इलेक्ट्रॉनिक कांटों से गन्ने की तौल की जाएगी। इससे काफी हद तक किसानों का शोषण बंद होगा। चालू पेराई सत्र में शासन ने 247 गन्ना केंद्र बनाए हैं, जो पिछले साल से 7 अधिक हैं। करीब 200 तौल केंद्र चालू कर दिए गए हैं। सबसे अधिक तौल केंद्र साबितगढ़ चीनी मिल के हैं। वहीं पिछले साल का बकाया गन्ना मूल्य का भुगतान न करने पर हापुड़ की ब्रजनाथपुर मिल के 12 सेंटर काट दिए गए हैं। गन्ना विभाग के मुताबिक सभी मिलों में पेराई सत्र शुरू हो गई है। इस बार समितियों और मिलों से किसानों को SMS भेजकर पर्ची की जानकारी दी जा रही है, ताकि किसानों को पर्ची लेने के लिए परेशान ना होना पड़े। RBI ने नोट बैन से हुई क्राइसिस से निपटने के लिए आम आदमी और किसानों को बड़ी राहत दी है। इसके तहत नवंबर और दिसंबर के महीने में लोन नहीं चुकाने पर अकाउंट को NPA कैटेगरी में नहीं डाला जाएगा। अगर किसी अकाउंट होल्डर ने लोन लेने के बाद नवंबर या दिसंबर में EMI नहीं भरा है और इससे NPA बढ़ा है, तो उन्हें नए निर्देशों से राहत मिलेगी। RBI की ओर से चुनिंदा खातों को 60 दिन का अतिरिक्त समय दिया गया है। यह नियम सिर्फ 1 नवंबर से 31 दिसंबर के बीच लोन पेमेंट करने वाले पर ही लागू होगा। कंपनियां ऐसे किसी व्यक्ति के लोन को NPA या सब स्टैंडर्ड कैटेगरी में नहीं डालेगी, जिसका लोन EMI नहीं चुकाने से 1 नवंबर से 31 दिसंबर 2016 के बीच NPA घोषित हो सकता है। अब महाराष्ट्र के ट्रेनर बिहार के गोपालगंज जिले के गन्ना किसानों को उन्नत विधि से गन्ने की खेती करने का गुर सिखाएंगे। इसके लिए जिला प्रशासन ने महाराष्ट्र से ट्रेनर बुलाने की पहल की है। महाराष्ट्र के मास्टर ट्रेनर गन्ना किसानों को उन्नत तरीके से खेती करने के गुर सिखाएंगे, ताकि बिहार के गोपालगंज जिले में गन्ने का उत्पादन 35 से 40 टन प्रति एकड़ से बढ़ाया जा सके। बिहार में गन्ने का उत्पादन 60 से 65 टन प्रति एकड़ है, जबकि महाराष्ट्र और कर्नाटक में
गन्ने का उत्पादन 80 से 85 टन प्रति एकड़ है। यहाँ भी गन्ने का उत्पादन बढ़ाने की आवश्यकता है। इसके लिए गन्ने की खेती करने वाले किसानों को विशेष प्रशिक्षण देना होगा। नोटबंदी के असर से सब्जी बाजार भी अछूता नहीं रहा है। संभाग के सबसे बड़े कंपनी बाजार सब्जी मंडी में नोटबंदी के बाद से हालात ये हैं कि किसानों को अपनी गाढ़ी कमाई कौड़ी के मोल बेचकर जाना पड़ रहा है। छोटे नोट के अभाव में सब्जी बाजार धराशाही हो गया है। सब्जी व्यवसायी भी किसानों को उनके उपज की पूरी राशि नहीं दे पा रहे हैं। उधार में किसान अपनी सब्जी छोड़कर चले जा रहे हैं। यही वजह है कि थोक में टमाटर 1 रुपए किलो बेचा जा रहा है। सब्जी विक्रेताओं के मुताबिक सालाना 500 करोड़ का कारोबार होता है, किंतु बीते एक सप्ताह से 40% ही व्यापार हो पा रहा है। दूसरे प्रांतों और जिलों में भी सब्जियां नहीं भेज पा रहे हैं, क्योंकि वहां भी नोटों की किल्लत है। सरकार की घोषणा के बावजूद भी शहर के पेट्रोल पंप में आम आदमी को कैश नहीं मिल पा रहा है। अगर बात करें 2-3 दिन पहले की, तो सरकार ने घोषणा की थी कि पेट्रोल पंप से पैसा निकाला जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आइए देखते हैं पूरी खबर। केंद्र सरकार की ओर से ये घोषणा की गई थी कि बैंकों और एटीएम काउंटरों में लंबी कतारों में लगने की बजाय एटीएम धारक पास के पेट्रोल पंप में डेबिट व क्रेडिट कार्ड के जरिए दिन भर में 2000 रुपए तक कैश स्वाइप कर सकते हैं। लेकिन लोगों की परेशानी कम होने की बजाय और ज्यादा बढ़ गई है। पेट्रोल पंप अधिकारियों का कहना है कि बैंक की ओर से किसी भी तरह की राशि या सुविधा ना मुहैया कराने की वजह से लोगों को लाभ नहीं मिल पा रहा है। किसानों के लिए एक राहत भरी खबर है। किसानों को सब्जियों में फूल गोभी, पत्ता गोभी का बीमा कराने पर मध्य प्रदेश की सरकार किसानों को खुद सब्सिडी देगी, जो पहले किसानों को अपनी जेब से भरना पड़ता था। मध्य प्रदेश के किसानों को यहाँ की सरकार कुछ सब्जियों पर सब्सिडी देगी, और वो सब्जियां हैं फूल गोभी व पत्ता गोभी। रबी मौसम की सब्जियों में प्याज, लहसुन, धनिया, आलू, हरी मटर आदि उद्यानिकी फसलों का चयन किया गया है। रबी फसल में टमाटर, बैंगन, फूल गोभी, पत्ता गोभी के लिए बीमित राशि 82,030 रुपए का 5% राशि यानी 4,101 रुपया प्रीमियम राशि किसान को देना होगा। उद्यानिकी विभाग के अफसरों ने बताया है कि ये योजना उद्यानिकी फसलें लगाने वाले सभी अऋणी किसान योजना के अंतर्गत उद्यानिकी फसलों का बीमा करा सकते हैं। रुकते हैं यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद बात करेंगे मोबाइल कैश वैन की, साथ ही बताएंगे रबी फसलों की बुआई के बारे में। 8 नवंबर को सरकार ने 500 और 1000 के पुराने नोटों को बंद कराने का फैसला लिया था। इसके बाद से ही लोगों में बड़े नोटों को छोटे नोटों से बदलने के लिए मारामारी चल रही है। लेकिन अब लोगों को बड़े नोटों को बदलने के लिए भुगतान सहित नई करेंसी के लिए बैंक में नहीं जाना होगा। ये सुविधा लोगों को उनके ही बीच मिलेगी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है देश डायरी में। भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने लोगों की परेशानियां कम करने के लिए एक अहम कदम उठाया है। जी हां, बैंक द्वारा मोबाइल कैश वैन चलाया जाएगा। आइए जानते हैं मोबाइल कैश वैन क्या है। 8 नवंबर को सरकार ने 500 और 1000 के पुराने नोटों को बंद कराने का फैसला लिया था। इसके बाद से ही लोगों में बड़े नोटों को छोटे नोटों से बदलने के लिए मारामारी चल रही है। लेकिन अब लोगों को बड़े नोटों को बदलने के लिए भुगतान सहित नई करेंसी के लिए बैंक में नहीं जाना होगा। ये सुविधा लोगों को उनके ही बीच मिलेगी। बैंक द्वारा मोबाइल कैश वैन चलाया जाएगा और शहर वासियों को मोबाइल कैश वैन की सुविधा मिलेगी। SBI अधिकारी के अनुसार मोबाइल कैश वैन संचालन की अनुमति के लिए पत्र मुंबई भेज दिया गया है। इस बीच बैंक अपने मुख्य शाखा में ओवरड्राफ्ट खाता खोलेगा, जिसमें कैश वैन का हिसाब किताब होगा। बैंक अधिकारी ने बताया कि फिलहाल एक मोबाइल कैश वैन चलाया जाएगा। इसके बाद जब बड़े नोटों की बदली और निकास ज्यादा होने लगेगी तो मोबाइल कैश वैन की संख्या बढ़ा दी जाएगी। इस सुविधा से लोगों को राहत मिलेगी। अब बैंकों ने पब्लिक को एक और बड़ा झटका दिया है। बैंकों ने FD पर ब्याज दरें घटा दी हैं। बैंकों ने ये फैसला नोटबंदी के बाद बैंक में जमा होने वाली पूंजी में अचानक हुई वृद्धि को देखते हुए लिया है।
नोटबंदी के बाद बैंक में जमा होने वाली पूंजी में अचानक हुई वृद्धि को देखते हुए ICICI बैंक, HDFC बैंक और कैनरा बैंक समेत कई बैंकों ने फिक्स डिपॉजिट FD के मियादी जमा पर ब्याज दरें 1% तक घटा दी हैं। डिपॉजिट में कमी के मद्देनजर आने वाले दिनों में बैंकों की कर्ज दरों में भी भारी कमी हो सकती है। ICICI और HDFC बैंकों के अनुसार नई दरें लागू हो गई हैं। इस साल रबी फसलों की बुआई भी पिछले साल की तुलना में कम हुई है, जिससे किसान नाखुश हैं। इस साल रबी फसल की बुआई का रकबा केवल 241.38 लाख हेक्टेयर ही हुआ है। नवंबर महीने में रबी फसलों का कुल बुआई रकबा 241.38 लाख हेक्टेयर आंका गया है, जबकि पिछले साल इसी समय पर यह रकबा 243.78 लाख हेक्टेयर था। सरकार ने जानकारी दी है कि गेहूं की बुआई 79.40 लाख हेक्टेयर, दलहन 74.55 लाख हेक्टेयर, मोटे अनाज 25.98 लाख हेक्टेयर और तिलहन की बुआई 56.14 लाख हेक्टेयर में हुई है। इसके साथ ही किसान नोटबंदी से मायूस हैं। उनकी स्थिति दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही है। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में नोटबंदी का असर सबसे ज्यादा टमाटर बेचने वाले किसानों पर पड़ रहा है। यहाँ के व्यापारी नए नोट की जगह किसानों के हाथों में पुराने नोट थमाकर माल खरीद रहे हैं। टमाटर बाजार में व्यापारी किसानों पर दबाव बनाकर टमाटर के एवज में किसानों को 500 और 1000 के नोट पकड़ा रहे हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले की। यहां के किसान व्यापारियों से पुराने नोट नहीं ले रहे हैं। इस परेशानी के चलते व्यापारी टमाटर खरीदने से इनकार कर रहे हैं। इससे किसानों की मुश्किलें काफी बढ़ गई हैं। यहाँ रोजाना 30 से 35 लाख रुपए की खरीद बिक्री होती है, लेकिन नोटबंदी के बाद व्यापारी इसका नाजायज फायदा उठा रहे हैं। चंडीगढ़ के बाजारों की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। यहाँ के मार्केट में बिकने वाले सामान की बिक्री पहले से 60% कम हो गई है। आइए देखते हैं क्या है पूरी खबर। चंडीगढ़ मार्केट में बिकने वाले सामान की बिक्री 60% से भी ज्यादा कम हुई है। इसके अलावा शहर की मंडियों में दिल्ली से आने वाला सामान पिछले 3 दिनों से लगभग बंद हो चुका है। बड़े दुकानदारों और आढ़तियों के पास न तो बड़े व्यापारियों को देने के लिए पैसे हैं और न ही ट्रांसपोर्टर को देने के लिए किराया है। इसका असर फल और सब्जियों पर सबसे ज्यादा पड़ रहा है। सब्जी विक्रेताओं का कहना है यहाँ कई शादियों की बुकिंग रद्द हो गई है। करेंसी की कमी के कारण लोग फलों की खरीद कम कर रहे हैं। पहले जहां 10 से 15 हजार रुपए की बिक्री होती थी, वो अब मात्र 4 से 5 हजार हो गई है। सरकार द्वारा नोटबंदी से सभी को परेशानी हो रही है, खासकर देश के किसानों को। लेकिन देश में एक ऐसा गांव भी है जहां के किसान एकदम निश्चिंत हैं। वो इसलिए क्योंकि यहाँ के किसान अपने सभी काम ई-बैंकिंग के जरिए करते हैं। 500 और 1000 के नोट बंद होने के बाद जनता, खासकर किसानों के पास नकदी का संकट खड़ा हो गया है। लेकिन गुजरात में एक ऐसा गांव है जहां के किसान एकदम निश्चिंत हैं। इन्हें बीज, सिंचाई और खेती से जुड़े अन्य किसी काम के लिए नकदी की जरूरत महसूस नहीं हो रही है। इसका कारण है डिजिटाइजेशन, यानी सभी के पास ऑनलाइन बैंकिंग का होना। वैसे अकोड़ा गांव के लिए यह कोई नई बात नहीं है, क्योंकि उसे देश का पहला डिजिटल गांव होने का गौरव हासिल है। यहाँ गांव में 220 परिवार हैं जिनके पास ई बैंकिंग सुविधा है। ग्रामीण हर एक काम के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। इनके फोन बैंक अकाउंट से सीधे जुड़े हैं और वो वाईफाई की मदद से तुरंत भुगतान करते हैं। तो दोस्तों, वक्त हो चला है अब हमारे जाने का। हम फिर मिलेंगे आपसे कुछ नई सुर्खियों और जानकारियों के साथ। तब तक कृषि से जुड़ी तमाम हलचलों के लिए आप देखते रहिए ग्रीन टीवी। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।